ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौपाव पणासणो मंगलाणं च सौवेसिम् पढ़मं हवै मंगलम्। ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજી દ્વારા યોજાતી વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં આજે આપણે ડૉક્ટર રાજમલ જૈનને સાંભળવાના છીએ. ડૉક્ટર રાજમલ જૈન સ્પેસ સાયન્ટિસ્ટ છે. અમદાવાદમાં આવેલી PRLમાંથી તેઓ સ્પેસ સાયન્ટિસ્ટ તરીકે સેવાનિવૃત્ત થયા છે. ઉદયપુર સોલાર ઓબ્ઝર્વેટરી જે સ્થપાય તેના સ્થાપક સભ્યોમાંના તેઓ એક છે. તેમના સંશોધન પત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય સામયિકોમાં પ્રગટ થયા છે. તેમના વ્યાખ્યાનો દેશ વિદેશમાં યોજાતા રહ્યા છે. તેઓ સ્પેસ ઉપર વ્યાખ્યાનો આપે છે. તેમને ઘણા બધા એવોર્ડથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં જૈન રત્નનું એવોર્ડ, સરસ્વતી પુત્રનું એવોર્ડ, આવા અનેક એવોર્ડો ગણાવી શકાય. રાજમલ જૈન PhDના માર્ગદર્શક પણ છે. તેમના માર્ગદર્શન નીચે 6 વિદ્યાર્થીઓએ PhDની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે અને અત્યારે 4 વિદ્યાર્થીઓ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ સંશોધન કરી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યંગ એસ્ટ્રોનોમરનો એવોર્ડ પણ તેમને એનાયત થયો છે. વળી તેમને રોયલ એસ્ટ્રોનોમિકલ સોસાયટી યુકેની ફેલોશિપ પણ એનાયત થઈ છે. તેઓ આજે આકાશ और काल जैन धर्म और वैज्ञानिक दृष्टि में એ વિષય પર વ્યાખ્યાન આપવાના છે. आओ આપણે તેમને સાંભળીએ. मैं सर्वप्रथम इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी का आभारी हूँ, विशेष करके डॉक्टर कुमारपाल भाई देसाई का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आकाश और काल, जैन धर्म और विज्ञान के दृष्टिकोण में इस विषय पर प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया. साथियों, मैं आज जो है आपके सामने आकाश और काल के संबंध में जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी में क्या कहा गया है और उसी के संबंधित विज्ञान में क्या कहा गया है, इसके ऊपर चर्चा करूँगा, तुलनात्मक दृष्टि से भी और वास्तव में जो है अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उसको समझाने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले तो जैन दर्शन में आकाश के अंदर 2 रियलिटीज तत्व की बात कही गई है, जैसे कि जीव और अजीव. परंतु दूसरी ओर विज्ञान में केवल अजीव की ही बात है. वो जीव की कल्पना, जीव की हाइपोथेसिस, जीव के अस्तित्व को मानने को ही तैयार नहीं है. अतः कंट्रोवर्सी, विरोधाभास यहीं से प्रारंभ हो जाता है. हमें अब देखना है कि कई सारे विरोधाभास में भी कहाँ ऐसी संभावना है जहाँ से जैन दर्शन में जो आकाश और काल के बारे में चर्चाएं की गई हैं, जैन आगम में जिनका उल्लेख किया गया है, तो वो विज्ञान में कहाँ तक अभी तक जो है खोज की है और कहाँ तक वो सत्य साबित होता है. दूसरी ओर ये बात ज़रूर है कि विज्ञान जो बात कहता है वो
सत्य और तथ्य पे आधारित होती है। जितना प्रायोगिक रूप से देखा जाता है उतनी ही बात कही जाती है। उसमें क्वांटिटेटिव बात होती है, संख्यात्मक प्रिसीशन रहता है। जबकि दूसरी ओर कई बार हमारे जैन आगम कैनोनिकल टेक्स्ट जो हैं तो उनके अंदर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट रहते हैं। आज अपन इन सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले अपन जो चर्चा करते हैं वो इस क्रिएशन के बारे में कि आकाश, ये ब्रह्मांड जो है, इसका क्या सचमुच में निर्माण हुआ था या ये जैसा है वैसा ही शुरू से है, प्रारंभ से, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है। तो अगर हम जैन दर्शन के हिसाब से, जैन फिलॉसफी के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है हमारे जैन दर्शन में कि ये जो आकाश है वो तो प्रारंभ से ही ऐसा है, बल्कि ये कहा जाए कि इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। इट इज़ बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस। न तो ये कभी प्रारंभ हुआ था, न कभी समाप्त होने वाला है। अर्थात ये जैसा आज है वैसा ही भूतपूर्व में भी था और भविष्य में भी ऐसा ही रहने वाला है। दूसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण बात कही जैन दर्शन में कि ये आकाश जो है वो आकाश, उसको न तो कोई संचालित करता है, न कोई गॉड है, कोई भगवान है जो इसको चलाने के लिए हम जिसकी अन्य धर्मों में कल्पना की जाती है, बल्कि न कोई सुपर पावर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि ये कहा गया जैन दर्शन में कि ये तो स्वचालित है। इट इज़ ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। यहाँ किसी और की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जितने भी इसमें परिवर्तन होते हैं, जो कुछ भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो सब स्वचालित इसके व्यवस्था है और उसके अनुरूप होते हैं। और इसके लिए जैन दर्शन में ये कहा भी गया कि हमारे यहाँ जो चलने के लिए लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो नियम हैं, उसके अनुरूप ये हमारा ब्रह्मांड के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो स्वचालित रूप से होती हैं। और उस लॉज ऑफ नेचर के लिए ये कुछ मूल रूप से जो व्याख्या हैं, जैसे कि कर्म सिद्धांत है और जो नियतिवाद जो कहते हैं वो है, तो इस तरह से, और उन सबको देखने के लिए अनेकांतवाद है। तो इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो उसके अनुरूप जो है ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है और उसको समझने में भी हमें आसानी होगी। हम जब इसको देखते हैं तो ये कई बार लगता है, कई स्कॉलर्स, विद्वान भी ये कहते हैं कि इतने सारे मॉडिफिकेशंस जो अगर होते रहते हैं तो फिर ये जो है ब्रह्मांड के अंदर जो हम आज देख रहे हैं तो कुछ समय के बाद उसमें परिवर्तन हो जाएगा या फिर ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक जैन दर्शन जो कह रहा है वो तो ये कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस, इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आकाश अपनी जगह वही खड़ा है और इसके जो मास यानी द्रव्यमान है, इसमें मोमेंटम, घूर्णन जो है, इसमें जो गतियाँ हैं, इसमें ऊर्जा जो है, वो सब अपनी जगह विद्यमान है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ ये कि जैनिज्म के हिसाब से, जैन फिलॉसफी के हिसाब से जो मास, मोमेंटम, एनर्जी जो विज्ञान कहता है वो यहाँ पर भी लागू होता है कि वो जो है वो संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन, जो परिवर्तन है वो लोकल है। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो जैनिज्म में कही गई वो ये कि जीव और अजीव, ये दो जो मुख्य घटक हैं, इनके इंटरेक्शन से, इनके आमने सामने जो है मिलने से, बिछड़ने से, या उनके कहना चाहिए कि इंटरेक्शन जो प्रोसेस है उनके अंदर जो परिवर्तन हो, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो है ये ब्रह्मांड के अंदर हमको चाहे वो वायुमंडल में कहें हमारे पृथ्वी के, या पूरे आकाश में, आकाश गंगाओं में, यहाँ रिकाओं में, तो वो उसके ही एक स्वचालित जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसके अनुरूप होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान दूसरी और पूरी अलग ही बात कह रहा है। उसका तो कहना है कि नहीं,
ये ब्रह्मांड जो है वो प्रारंभ से था ही नहीं, यह तो शुरू में एक कॉस्मिक एग, एक छोटा सा ब्रह्मांडी अंडा कहिए, उसके अंदर सारा मास ऊर्जा भरी हुई थी, और जब वो सैचुरेशन पे आ गया तो उसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। उस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। तो बिग बैंग के माध्यम से, यानी बिग बैंग के तरीके से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और विज्ञान का कहना है, जो ऑब्जर्वेशंस के आधार पे उन्होंने कैलकुलेशन की है, तो उस गणना में ये कहा गया कि लगभग 13.8 बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी अपन कह सकते हैं कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले जो है वो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो विज्ञान कहता है कि निर्माण हुआ था, जैन दर्शन कहता है कि ये प्रारंभ से ही है, इसका कोई निर्माण नहीं हुआ और न इसकी आवश्यकता है। दूसरी ओर जो है वो ये कि मोमेंटम की वजह से जो संवेग था, जब विस्फोट हुआ तो उसमें जो संवेग आया पूरे पदार्थ के अंदर, तो उस पदार्थ में संवेग की वजह से प्रत्येक कण जो है वो गतिमान है, और चाहे वो बड़ा पिंड हो, गैस और कणों से भरा हुआ, तो वो सभी गतिमान हैं। और उस गतिमान की वजह से जो है वो धीरे धीरे जो है जो युग्म होता गया, जुड़ते गए कण से कण और गैस वगैरह, फिर धीरे धीरे तारे बनते गए, तारों के जो टूटने के बाद में उसमें से ग्रह बनते गए या फिर तारों का जो एक जगह इकट्ठा हो जाना, बहुत सारी जगह, तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तारे इकट्ठे हुए तो निहारिका और आकाशगंगाएं बनने लग गई। तो ये सभी लेकिन गतिशील हैं, गतिमान हैं, ये नहीं कि कोई रुक रहा है, और कोई रुक भी नहीं सकता। अगर रुक जाएगा तो उसकी समाप्ति हो जाएगी। ये विज्ञान का आधार है, और इसकी वजह से विज्ञान ये कहता है कि हमें आकाशगंगाएं अपने स्थान से दूर दूर जाती हुई दिखाई दे रही, सभी आकाशगंगाएं चल रही हैं और दूर जा रही है। इसका अर्थ ये कि ये जो ब्रह्मांड है वो एक्सपांडिंग हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। ये विज्ञान की ये व्याख्या है। तो दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनकी बनावट कैसी है, इसकी संरचना कैसी, इसका आकार कैसा है। जैन दर्शन के अनुरूप लोकाकाश जो है वो एक पुरुष अगर खड़ा हो और अपने दोनों हाथ जो है वो इस तरह से अपने कमर पे रखे और नीचे से अपने पाँव जो हैं वो थोड़ा सा फैला के खड़ा हो, तो वो जो पुरुष आकृति बनती है, उस पुरुष आकृति के अनुरूप उसी के जैसा लोकाकाश है, यानी लोक है। और जैन दर्शन में तो ये भी कहा गया कि ये लोकाकाश जो है वो फाइनाइट, यानी एक निश्चित आकार का है, जो मैंने आपको इस चित्र के अंदर ये मैं कर्सर लेके जाके दिखाता हूँ, इसके जैसा है, और इसका आकार निश्चित है, यानी ऊपर से बड़ा है, नीचे से बड़ा है और बीच में छोटा है। हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। जैन दर्शन में और भी एक बात कही गई कि लोकाकाश जो है, यानी ये जो फिक्स्ड फाइनाइट आकृति जो है, वो एक और दूसरा बहुत बड़ा अलोकाकाश है जो इनफाइनाइट साइज का, यानी अनंत अनंत बड़ा जो है, उसके सेंटर में ये लोकाकाश है, वो वहाँ पर स्थापित है, वहाँ खड़ा है। यानी हम कहें कि लोकाकाश और अलोकाकाश दो ब्रह्मांड के घटक हैं, दो रूप हैं। तो लोकाकाश फाइनाइट साइज का है, अलोकाकाश है वो अनंत अनंत बड़ा है। लोकाकाश पदार्थ से भरा हुआ है, जहाँ पर हम बातें कर रहे हैं कि ऊर्ध्वलोक है, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि पदार्थ है, रेडिएशन है, ऊर्जा है। और अलोकाकाश जो है वो अनंत अनंत अवश्य है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, इट इज़ एम्प्टी स्पेस, रिक्त है, वैक्यूम है। दूसरा, कोई अगर पूछे कि सब कहाँ पर जो है इसकी बाउंड्री होगी लोकाकाश की और कहाँ अलोकाकाश की, बहुत अच्छा प्रश्न होता है ये। तो ये कि अलोकाकाश के केंद्र के अंदर लोकाकाश है, और लोकाकाश मैंने बताया कि फाइनाइट साइज का है। तो इस लोकाकाश के अंदर अपन अगली बात देखेंगे, थोड़ा सा देर के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर दो मुख्य रूप से जो है क्वांटम फील्ड्स हैं, यानी बल हैं, जिसको हम कहते हैं धर्मास्तिकाय बल, अधर्मास्तिकाय बल। तो ये धर्मास्तिकाय बल और अधर्मास्तिकाय बल, ये दोनों के दोनों लोकाकाश में कार्यरत हैं, लेकिन अलोकाकाश में नहीं।
इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ जिस बाउंड्री के ऊपर ये दोनों बल समाप्त हो जाएं, वो बाउंड्री जो है लोकाकाश की समाप्त और अलोकाकाश की प्रारंभ। तो ये जो दोनों बल हैं वो निर्धारित करेंगे कि कहाँ पर लोकाकाश प्रारंभ होता है, कहाँ समाप्त होता है और कहाँ से अलोकाकाश प्रारंभ होता है, और उसका कोई अंत नहीं है। जबकि विज्ञान के अंदर दूसरी ओर जो है, जैसे मैंने बताया कि तारों के झुंड होते हैं और वो आकाशगंगाएं हैं, निहारिकाएं हैं, तारे भी हैं, और तारों के अंदर कई ऐसे तारे हैं जो सूर्य के जैसे तारे हैं, तो उनके ग्रह वगैरह भी होते हैं। लेकिन ये कहा गया कि उसके अंदर जो मुख्य रूप से जो घटक हैं वो इस तरह से नहीं बांटे जा सकते कि जैसे हम लोकाकाश या अलोकाकाश, बल्कि वो तो फैलता ही जा रहा है और वो अनंत तक है। उसकी अभी कोई लिमिट नहीं देखी गई है और वो बहुत इनफाइनाइट जो ढंग से सबके सब जो है आगे जा रहे हैं। दूसरी बात जो है ये कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, यानी कौन से मुख्य घटक हैं, इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये आकाश का जो है उसमें सारी चीज़ें संचारित होती हैं और उनका क्रियाकलाप कंटिन्यूस लगातार चलता रहता है। तो उसमें 6 चीज़ें जैन दर्शन ने बताई कि वो मुख्य घटक हैं। उन 6 को वास्तव में देखा जाए तो बांटा जा सकता है 2 में ही, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, जीव और अजीव। तो जीव जो है वो एक मुख्य घटक है, बहुत ही मुख्य घटक है। उसके बगैर इस आकाश की और काल की कोई व्याख्या भी नहीं की जा सकती। दूसरा अजीव जो है उसमें 5 तत्व आते हैं। एक तो मैंने 2 बल बताए, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय फोर्सेस हैं या क्वांटम फील्ड्स हैं जो किसी भी वहाँ पर पदार्थ है, यानी पुद्गल, वो पुद्गल है, वो पदार्थ है और वो इम्पोर्टेंट घटक है। जैसे जीव है तो उसी तरह से पुद्गल भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो उसको चलाने में किसी को भी, तो वो धर्मास्तिकाय उसकी मोशन को निर्धारित करता है, लेकिन अधर्मास्तिकाय वो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करता है और वो रेस्ट पोजीशन में रखता है, और दोनों की ज़रूरत है। ये उसी तरह के हैं जैसे विज्ञान का जब आएगा समय तो मैं उसमें बताऊंगा कि वहाँ पर भी क्वांटम फील्ड्स होते हैं। तो 2 ये बल हो गए, दूसरा पुद्गल हो गया। तो पुद्गल का अर्थ ये कि छोटे से छोटा परमाणु जिसका आगे विभाजन नहीं हो सके वो भी पुद्गल में आता है, और बड़े से बड़ा आकाशीय पिंड, चाहे वो तारा हो, ग्रह हो या पूरा का पूरा हमारी निहारिकाएँ या आकाशगंगा का है, तो वो भी उसमें ही आता है। और ये सभी मिल करके जहाँ स्पेस घिरते हैं, जो जगह घेरते हैं, उसको हमने कहा कि ये आकाश है। वो छोटे छोटे जो पदार्थ हैं उनके अंदर ये आकाश पूरा बटा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं आकाश प्रदेश। तो प्रत्येक आकाश प्रदेश के अंदर जीव तो तत्व होता ही है, और ये सभी घटक जो मैंने बताए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल इत्यादि भी रहते हैं। और आकाश प्रदेश के अंदर जीव कैसे होगा, तो वो आत्म प्रदेश की बात होती है। तो प्रत्येक आकाश प्रदेश में आत्म प्रदेश भी होता है। ये जो घटक हैं तो ये हमें समझने पहले बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है साइंस के अंदर, मैंने पहले ही प्रारंभ में कहा कि वो जीव की कल्पना तक नहीं करना चाहता, और यही उसकी सबसे बड़ी दुविधा है। जिस दिन विज्ञान जीव के अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा तो स्वयं विज्ञान की भी कई सारे रिसर्च के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। विज्ञान ये मानता है लेकिन वर्तमान में कि जीव की उत्पत्ति जो होती है वो इस ब्रह्मांड में मैटर, रेडिएशन, एनर्जी जो है उसकी वजह के बायोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से होती है, ये उसका मानना है। बायोकेमिकल प्रोसेस से इसकी लाइफ की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो विज्ञान का मानना है कि इसमें जो पदार्थ हैं तो वो दृष्टिमान हमको जो दिखाई देता है प्रकाश में जो भी, तो वही केवल पदार्थ नहीं है, बल्कि वहाँ रेडिएशन भी है, ऊर्जा भी है, और इस ऊर्जा के अंदर उसका कहना है कि वो पदार्थ भी है जो दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अभी तक नहीं देखा गया है, उसके सिद्ध करना भी मुश्किल है। लेकिन जो दृष्टिमान है, विजिबल है, या विजिबल यूनिवर्स जिसको लोकाकाश को विजिबल मान रहे हैं, वो तो 4% ही, 96% तो अभी तक दिखाई ही नहीं दिया है।
और वो पार्ट है 96% का डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, और जो दिखाई देता है वो ऑर्डिनरी मैटर है, और रेडिएशन और एनर्जी। तो इस तरह से ये सब मिला करके जो है उसके कंपोनेंट्स है विज्ञान के आधार पे। विज्ञान ने एक और अच्छी बात कही है कि उसके जो एक्सपांडिंग यूनिवर्स है तो वो उसके मोमेंटम की वजह से है, और वहाँ पर जो इसको करने के अंदर दो बल काम करते हैं, जैसे एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है, वो उसके क्वांटम फील्ड्स हैं, जैसे हमारे उधर धर्मास्तिकाएँ और अधर्मास्तिकाएँ हैं। तो ये सब मिलकर के जो है वो बात करते हैं। लेकिन इस सारा एग्जिस्टेंस के सिवाय जो विज्ञान कहता है वो एक अच्छी नई बात कहता है। वो कहता है कि हम जिस ब्रह्मांड को, जिस आकाश को देख रहे हैं, या हम जिसको ब्रह्मांड मान के बैठे हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो अकेला ही ब्रह्मांड हो। ब्रह्मांड और भी हो सकते हैं, इसकी कल्पना से वो इनकार नहीं करता। तो ये एक अच्छी बात है कि उसको हम कहते हैं मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी। तो ये भी हो सकता है। जबकि जैन दर्शन के अंदर लोकाकाश है, और लोकाकाश के अंदर ही सारे जितने व्यवस्था हैं वो इसके अंदर हैं, और बाहर अलोकाकाश में बिल्कुल रिक्त है, वैक्यूम है, या बल्कि कहें कि प्योर एम्प्टी स्पेस है, तो वो है। तो हमें ये दो चीज़ें विरोधाभास है, तो इसके अंदर सामंजस्य बैठाना है। मैं अभी आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि जैन दर्शन में जो लोकाकाश है तो उसके डिविजन्स, उसके विभाजन या उनके आकार जो है पुरुषाकृति, उसको कैसे पहचाना जाए कि कौन सा हिस्सा क्या क्या है। इसी तरह से क्या हम विज्ञान का जो लोकाकाश है, यूनिवर्स है, उसमें भी हम विभाजन कर सकते हैं। देखिए, जैन दर्शन के अंदर मैंने जो पुरुषाकृति बताई तो उसके अंदर तीन मुख्य रूप से बड़े भाग हैं। अगर आप ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है तो ये ऊपर का ये जो भाग है उसको हम ऊर्ध्वालोक, अपर लोका कह सकते हैं, अपर यूनिवर्स है। और इसी तरह से नीचे जो बड़ा हिस्सा है वो लोअर लोका यानी जो अधोलोका कहते हैं वो है। और ये बीच में जहाँ पर पुरुष यानी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स यानी ह्यूमन एंड एनिमल का किंगडम है तो उसको मध्य लोक कहते हैं। और इन तीन को सिवाय सबसे ऊपर यहाँ छोटा सा एक कहिए कि एक स्थान है जहाँ पर लिबरेटेड सोल्स यानी जिनका निर्वाण हो चुका है, जिनका मोक्ष हो चुका है, जैसे हमारे तीर्थंकर हैं, केवली हैं, तो इनका जो है वो यहाँ पर लिबरेटेड सोल्स का निवास, जिसको हम सिद्धशिला भी कहते हैं, वो है। अभी वर्तमान में मैं आज आपको इस ऊर्ध्वलोक, अपर लोका के बारे में और अधोलोका के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि साइंस वहाँ अभी पहुँची भी नहीं है, साइंस ने वहाँ कुछ नहीं देखा है, तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, और मेरे पास शायद इतना समय भी नहीं होगा। आई विल रन आउट ऑफ माई टाइम। तो मैं आपको मध्य लोका के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इकाइयों के बारे में, यूनिट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैंने अभी जो आपको ये पूरा का पूरा जो है लोकाकाश दिखाया, तो ऊपर से नीचे तक इसकी जो हाइट है, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वो हाइट जो है वो 14 राजू की हाइट है। ये राजू इकाई जो है वो बहुत बड़ी इकाई है, कोई छोटी नहीं है। जिस तरह से विज्ञान के अंदर हम प्रकाश वर्ष वगैरह नापते हैं या मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी राजू जो है वो बहुत बड़ी है। और इसके ऊपर मैंने और मेरे एक साथी प्रोफेसर अनुपम जैन ने काम किया था, और हमने लगभग एक कैलकुलेशन की थी, एस्टिमेशन लगाया था कि एक राजू जो है 1.5 गीगा लाइट ईयर्स के बराबर होना चाहिए। गीगा लाइट ईयर्स यानी लाइट ईयर की जितने किलोमीटर बनेंगे वो इंटू 10⁹ इतने मतलब जो है किलोमीटर्स के अंदर आएगा। या उसको मैं किलोमीटर में कहूँ तो 1 × 10⁻23 किलोमीटर के आसपास एक राजू बनता है। सो राजू इज़ ए रियली वेरी वेरी बिग यूनिट। दूसरा ये कि जो ऊपर का जो ऊर्ध्वलोक है वो 7 राजू है, नीचे का 7 राजू। अगर फिर 14 राजू तो हो गया, तो फिर मध्यलोक कितना होगा? तो वास्तव में मध्यलोक की जो ऊंचाई है वो ऊर्ध्वलोक अपर लोका में से 900 योजन माइनस करिए, और नीचे अधोलोका में से भी 900 योजन माइनस कर लीजिए, तो वो 1800 योजन जो है वो
इसकी मध्य लोक की ऊंचाई है वो बहुत बड़ी, और यह 1800 योजन बहुत बड़ा जो है हाइट बनती है। योजन भी कोई छोटा नहीं है, योजन भी बहुत बड़ी हजारों किलोमीटर के बराबर होता है। तो अर्थ यह हुआ कि मध्य लोक की ऊंचाई 1800 योजन हुई, उसकी जो चौड़ाई है वो 1 राजू है, और उसकी डेप्थ गहराई जो है अंदर की साइड वो 7 राजू है। वो सभी की, ऊर्ध्वलोक की भी डेप्थ जो अंदर है वो 7 राजू है, अधोलोक की भी है और मध्यलोक की, वो सबकी बराबर है। लेकिन हाइट जो है मध्यलोक की केवल 1800 योजन है। और यहाँ पर अब महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि सभी जितने विज्ञान ने लोकाकाश देखा, विज्ञान का जो आकाश है, विज्ञान का जो ब्रह्मांड है, वो तो इसी मध्यलोक के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है, इसके अंदर ही है। और यहीं की ही बात वो कर रहे हैं। अभी वो बाहर गए ही नहीं है, विज्ञान अभी बाहर जा ही नहीं पाया है। जितने भी हमने टेलीस्कोप से, सैटेलाइट से जितना भी देखा है, वो बात केवल वी आर टॉकिंग ओनली इन द मिडल लोक। तो मिडल लोक के अंदर की बात हो रही है। मैं अब आपको थोड़ा सा विज्ञान क्या कहता है, उसके क्या भाग हैं, उसकी बात बताता हूँ। जो वास्तव में ये जो मैं कह रहा हूँ वो सब मध्य लोक में ही है। हम यहाँ पर आकार के हिसाब से और डिस्टेंस के, डायमीटर के हिसाब से साइंस में बात कही जाती है। जैसे पृथ्वी का व्यास है वो लगभग 12,740 किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी दिखाई देती है और पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो इसको कहा कि ये पृथ्वी है। जब ऐसे छोटे बड़े बड़े होते जाते हैं तो अलग अलग ग्रहों के नाम दिए, उनके डायमीटर से उनकी पहचान हुई। फिर सौर मंडल जो सूर्य है, जिसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, उसका हमारी पृथ्वी से दूरी जो है वो लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास की है। तो इस तरह से डिस्टेंसेस के अनुरूप जो है वो नापा जाता है। फिर आता है दूसरे और तारे जो है वो नापे जाते हैं कि ये, और तारों का जो गुच्छा है उसको, जिनको हम नक्षत्र बोलते हैं। फिर और असंख्य तारे, जैसे ऑलमोस्ट 10⁻11 स्टार्स जो एक आकाशगंगा में होते हैं, तो हम कहते हैं ये आकाशगंगा है, निहारिका है। तो ये पूरी पिक्चर में जो दिखाए गए, और फिर एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक कितनी सारी असंख्यात आकाशगंगाएं होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अब वापस एक बार मध्यलोक के डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पर ही सब कुछ इंटरेस्टिंग बात है। और जो विरोधाभास हैं विज्ञान के और जैन दर्शन के बीच में, वो यहीं पर ही हो रहे हैं। सबसे पहला, जैन दर्शन के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि मध्यलोक जो 1800 योजन की हाइट, 1 राजू चौड़ा और 7 राजू अंदर गहरा है, उसके अंदर इन्यूमरेबल यानी असंख्यात आइलैंड्स और ओशियंस हैं। व्हाट डू वी मीन बाई ओशियंस एंड आइलैंड्स? ये नहीं कि हम कोई पानी के अंदर टापू की बात कर रहे हैं, द्वीप की बात कर रहे हैं और वहाँ ऐसा नहीं। वो जैन दर्शन में उस समय प्राकृत और पाली भाषा से जो शब्द आ रहे थे, द्वीप का और समुंदर का, तो वो शब्द अभी भी चल रहे थे उसके अंदर। उनका कहना का ये है कि पूरा का पूरा जो कंटिनेंट, खंड जो होता है, और एक खंड और दूसरे खंड के बीच की जो है उसको उन्होंने ओशियन कहा, बेस्ड ऑन बायोकेमिकल सिस्टम, कि वो लवण है या कोई और तरह का उसका टेस्ट है या किस तरह का दिखाई देता है इत्यादि। तो ये नहीं कि वो कोई छोटे छोटे स्थान हैं, बट इन्यूमरेबल, असंख्यात जो है वो बड़े बड़े कंटिनेंट हैं। दूसरा, मध्यलोक के अंदर ये कहा, जो मैंने शुरू में, कि मध्यलोक हम उसको कहेंगे जहाँ ह्यूमन और एनिमल्स यानी पंचेंद्रिय जीव या एक इंद्रिय जीव से पंचेंद्रिय जीव की व्यवस्था है, जहाँ रहते हैं, उसको वो मध्यलोक है। ये लेकिन कहाँ रहते हैं? क्या पूरे मध्यलोक में, जैसे मैंने बताया, इतने असंख्यात जो है कंटिनेंट्स से खंड हैं, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक पे रहते हैं? नहीं। जैन दर्शन ने इसको लोकलाइज्ड कर दिया, इसको फाइनाइट कर दिया है कि ये केवल एक 2.5 द्वीप के अंदर ही ह्यूमन और एनिमल किंगडम है। कहाँ पर है? जम्बू द्वीप पूरा। तो इसका मतलब ये हो कि जम्बू द्वीप जो है वो इस मध्यलोक में है। तो इसी तरह से 8 खंड बताए गए इस मध्यलोक में ये हैं, जिसमें जम्बू द्वीप लिया गया, घातकी खंड लिया, पुष्कर खंड लिया गया इत्यादि। तो 8 खंड हैं, लेकिन उसमें से कहा कि जम्बू द्वीप पूरा, घातकी खंड पूरा और पुष्कर खंड आधा, तो ये मिला के 2.5 द्वीप जो हैं
इनके अंदर ह्यूमन एंड एनिमल किंगडम पंचेंद्रिय जीव की व्यवस्था यहाँ पर है। अर्थात कहने का कि सूटेबल प्लैनेट्स जहाँ हैबिटेशन हो सकती है वो इनके अंदर है। अर्थात हमें ये भी सोच लेना चाहिए, इसी से ही मैं सभी स्कॉलर्स और विद्वानों को भी ये नम्र निवेदन करूँगा कि हम मध्यलोक में देख रही है, विज्ञान जो देख रहा है स्पेस टेलीस्कोप से और स्पेस टेलीस्कोप से, वो मध्यलोक में देख रहा है, ऊपर कहीं नहीं देख रहा है। और जितने अब तक तारे, आकाशगंगाएं, जितनी खोज की गई वो सब यहीं पर ही है। और उनके अंदर जम्बू द्वीप की बात कही गई है और ये 8 खंडों की बात कही गई है। तो जम्बू द्वीप जो है वो इस मध्यलोक का सेंटर पार्ट है, मध्यलोक का सेंटर पार्ट, केंद्र। और उस जम्बू द्वीप के केंद्र में जो है वहाँ पर हम मेरू पर्वत की बात करते हैं। तो पिछले कई 1-2 सालों से बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि मेरू पर्वत कहाँ है। तो मेरू पर्वत तो एक्चुअली इस जम्बू द्वीप के सेंटर में। अब जम्बू द्वीप को समझने के लिए लगभग 7 अंदर, उसके अंदर जो खंड हैं उनकी व्याख्या की गई है। मैं मुख्य रूप से उसमें जो 3 हैं, साउथ में भरतखंड है, बीच में जो है महाविदेय क्षेत्र है और ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। तो ये महाविदेय क्षेत्र जो है बीच में, उसके सेंटर के अंदर यानी इस जम्बू द्वीप के सेंटर में यहाँ पर जो है ये मेरू पर्वत है। आइए मैं आपको पहले थोड़ा सा क्यों न जम्बू द्वीप दिखा दूँ। ये जम्बू द्वीप का बड़ा रूप है। यहाँ नीचे जो साउथ में ये है वो भरत क्षेत्र है, जिसके अंदर, जिसमें हमारी आकाशगंगाएं भी शामिल हैं और हमारी स्वयं की आकाशगंगा यहाँ पर है। और उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारा सौरमंडल आता है। ये महाविदेय क्षेत्र है और इसके ये सेंटर में मेरू पर्वत है। तो अभी हमने देखा ही ना, विज्ञान ने देखा है। और ऊपर वाला ऐरावत क्षेत्र है। और इनको हम अगर विस्तृत रूप से और बंटवारा करें तो अंदर 4 और हैं, जैसे हिरण्य है आदि, कई सारे छोटे छोटे और खंड भी होते हैं। तो ये हम जो भरत क्षेत्र की बात करें, मध्यलोक में कितने ही सारे खंड, उसमें एक खंड जो सेंटर में है वो जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अंदर फिर भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र के अंदर कई सारी आकाशगंगाएं और उस आकाशगंगा के अंदर जो है हमारा छोटा सा सौरमंडल। मैं आपको बताऊंगा हमारा स्थान कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2 सूर्य 2 चंद्रमा होते हैं, जैन दर्शन में तो ऐसा लिखा है, विज्ञान ने तो अभी ऐसी बात कभी कही नहीं है। तो ऐसा नहीं, थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है। मैंने अभी तक जितनी चर्चा की आपके सामने, उसमें बताया कि कितने सारे खंड हैं और ये जितने भी आकाशगंगाएं जो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, दूर जा रही है, विज्ञान जो कहता है वो तो इसी के अंदर ही, यानी इसी 8 खंडों की बात है, उसी के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। और उनके अंदर वस्तुतः, हकीकत रूप से, इन रियलिटी आइडिया कैसे लगाना, पहचानना कैसे, रिकॉग्निशन कैसे करना, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट का सिस्टम होता है। और वो जैन दर्शन ने रेफरेंस पॉइंट्स बना रखे हैं। ये संयोगवश है कि उन्होंने जो बनाए वो भी पिंड लिए और उन्होंने जो नाम दिए तो वो चंद्र और सूर्य नाम दिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा ये जो सूर्य है या हमारा ये जो चंद्र है वो ही 2-2 होने चाहिए और इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जम्बू जो द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के अंदर 2 चंद्रमा और 2 सूर्य। अब जम्बू में तो मैंने आपको बताया कितने खंड हैं, भरत क्षेत्र है, महाविदेय है, ऐरावत है, बड़े बड़े, और उसके अंदर कितनी सारी आकाशगंगा हैं। तो आप जम्बू द्वीप में कितने हैं वो देखिए। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि प्लैनेट्स जो जम्बू द्वीप में जो ग्रह हैं, जबकि हम तो अपने सौरमंडल में 8 ग्रह की बात करते हैं, लेकिन जम्बू द्वीप में ही 176 ग्रह हैं। और वहाँ जो कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र जिनकी बात करते हैं तो वो 56 है, क्योंकि एक में 28 है हमारे यहाँ, तो वो 56 वहाँ पर टोटल मिला करके 2 सिस्टम बना करके। और मैंने आपको बताया कि एक आकाशगंगा के अंदर 10⁻11 स्टार्स होते हैं लगभग। अब आप देखिए यहाँ 10⁻14 तो स्टार्स हैं और आगे लाखों की संख्या है। और अगर मैं ये 10⁻11 कर दूँ तो इधर करोड़ों आकाशगंगाएं जम्बू द्वीप में ही है। कितनी है? जम्बू द्वीप में ही करोड़ों की संख्या में तारे हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो है कि करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं और जो एक दूसरे से दूर जा रही।
आप देखिए कि इस तरह से इसके बाद में धात्विकी खंड आता है तो उन दोनों के बीच में लवण समुद्र है। तो वहाँ पहचानने के लिए रेफरेंस पॉइंट के लिए 4 चंद्रमा और 4 जो है वो सूर्य की बात कही। फिर कितने प्लैनेट्स हैं, तो सैकड़ों की संख्या में लगभग 352 जो है ग्रह हैं, और जो कॉन्स्टेलेशंस हैं वो 112 हैं, और फिर से अगेन जो है वो लगभग 2 लाख के आसपास जो है वो वहाँ पर आकाशगंगा है, इतनी सारी। इसी तरह से धात्विक खंड में और बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर जो है 12 चंद्रमा 12 सूर्य हैं रेफरेंस के बनाए। फिर कालोदनी जो है जो लवण्य मतलब एक समुंदर है, तो उसमें 42 की बात कहेगी। फिर पुष्कर खंड टोटल लिया तो उसमें 72 हैं। टोटल मिला करके 100 जो है 132 चंद्रमा रेफरेंस पॉइंट्स हैं, 132 सूर्य के रेफरेंस पॉइंट्स, और टोटल मिला करके करीब 11,000 के आस से ऊपर ग्रह हैं। कितने ही स्टार्स कॉन्स्टेलेशंस हैं, और करोड़ों करोड़ों की संख्या में आकाशगंगा। ये इतना बड़ा जो है वो मध्य लोक में ब्रह्मांड का विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार, जो अभी विज्ञान उसको देख ही नहीं पाया है। मैं आपको इसका एक सेक्शन केवल जो हमारी मॉडर्न साइंस ने देखा है, तो ये प्रशंसा करने लायक है विज्ञान की, कि उसने देखा है और उसने बताया नाप करके कि ये स्पाइरल ऐसे एस टाइप की जो शेप होती है, जैसे मैं यहाँ से बताऊँ, ये वाला यूँ जा करके और फिर ये ऐसे जाता है, ऐसे कई सारे स्पाइरल सांप के जो फण होते हैं, इस तरह का जो है सर्पिलाकार या कहिए कि स्पाइरल शेप की हमारी आकाशगंगा है, उसका ये केंद्र है। और यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं, इसकी वजह से ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहता हूँ कि इसके हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर हमारा छोटा सा सूर्य वहाँ पर खड़ा है, यानी वहाँ पर विद्यमान है, और वो अपने पूरे सौरमंडल को ले करके इस आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ राइट से लेफ्ट की ओर यूँ चक्कर लगाता है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे चक्कर लगाता है, और उसको चक्कर लगाने में 26 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसको 26 करोड़ वर्ष को एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। इसकी जो अलग अलग जो भुजाएं बनी दिखाई हैं, तो उन भुजाओं के अंदर तो जब चक्कर लगाता है सूर्य, तो हमारे सामने अलग अलग उसकी जो कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र हैं, राशियां हैं, उनके अंदर वो हमको लगता है कि प्रवेश कर रहा है। तो 12 महीने में 12 जो है वो राशियां हमें दिखाई देती हैं, और चंद्रमा जो अंदर है तो वो जल्दी जल्दी करता है, तो 12 राशियों में 1 महीने में कर लेता है। जैसे धनु राशि है, इधर मृग नक्षत्र है इत्यादि। तो ये जो है कहने का कि ये विज्ञान क्वांटिटेटिव बात करता है, लेकिन अभी चूँकि वो देख नहीं पाया है कि मध्यलोक में क्या क्या है, इसलिए वो जितना दिखाई देता है उसी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर बात कर रहा है कि वहाँ एक्सपांडिंग हो रहा है। जो विस्फोट की भी बात कर रहा है, तो वो भी लोकलाइज्ड मुझे कहना चाहिए कि वो इस मध्यलोक के अंदर की ही बात है। मैं आपको थोड़ा आगे से और बताना चाहता हूँ कि जो विज्ञान की खोज ने जो चमत्कार किया, मैंने आपसे कहा कि कितने सारे ग्रहों की बात हुई है जम्बू द्वीप में, हमारे लवण्य में, इस घातकी खंड के अंदर, पुष्कर के अंदर। तो वो जितने प्लैनेट्स बताए गए, वहाँ पर वो प्लैनेट्स हैं जहाँ पर मनुष्य और एनिमल किंगडम हो सकता है, उनका पंचेंद्र जीव की रहने की व्यवस्था हो सकती है। विज्ञान ने अपने टेलीस्कोपों के माध्यम से केवल अभी हमारी ही आकाशगंगा के अंदर अंदर ही कहा जाए तो खोज की है। आप देखें कि इस चित्र में ये वाला जो स्थान है वो हमारा अपना सौरमंडल का है, सूर्य का है, जहाँ बिल्कुल देखा गया है। और जितने ब्राइट पॉइंट्स हैं लगभग 10-12, ये सभी वो एक्सोप्लैनेट्स जहाँ और सौरमंडल इसी आकाशगंगा के अंदर हैं, जहाँ पर मनुष्य यानी जीव की हम कल्पना कर सकते हैं और जीव वहाँ उपस्थित हो सकता है, वो एक्सोप्लैनेट्स हैं। इसका मतलब ये कि धीरे धीरे विज्ञान जो है वो हमारी जो बात कही गई है जैन दर्शन में, तो उसके आसपास पहुँचने की कोशिश तो कर रहा है। कुछ तो इसमें पता लग गए। ऐसे तो सैकड़ों की संख्या में अब दूसरी आकाशगंगाओं इत्यादि में भी जो एक्सोप्लैनेट्स जहाँ पर जीव हो सकता है वो पता लगे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। और मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिल कर के एक थोड़ा सा डिटेल जो है विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश की। तो हमने ये पता लगाया कि हम जब जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो जम्बू द्वीप में हमने
देखा कि 7 छोटे छोटे खंड हैं, जिनमें 3 बड़े हैं, भरत क्षेत्र बताया, ऐरावत बताया, महाविद्य बताया। तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं हमारे ऑलरेडी जम्बू द्वीप में जो देख लिए हमारी आकाशगंगा में ही, कि जो जहाँ पर जीव हो सकता है। तो हमने जो मॉडर्न नेम है कैप्लर वगैरह इत्यादि, लेकिन वो वहाँ पर अगर हों तो इनका हमने निर्धारण कैसे किया। तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहती है कि हम स्पेक्ट्रम यानी कलर के आधार पे जो एफ टाइप, जी टाइप यानी सूर्य जैसा स्टार, उसको जी टाइप कहते हैं, और के टाइप थोड़ा सा उससे कम तापमान का, तो वो एफ जी के टाइप के जो स्टार होंगे उनमें ही जो है वहाँ उनका प्लैनेट होगा, तो वहाँ पर जो जीव होने की संभावना है। और ये वो प्लैनेट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए। तो प्रिलिमिनरी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने सही ढंग से सब कर लिया है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की है कि ये वो स्टार्स हैं जिनके अंदर हमने एक एक प्लैनेट बड़ा आइडेंटिफाई किया है, और वो सूटेबल प्लैनेट है जहाँ पर जीव हो सकता है। मैं आप इसके बाद में आकाश की बात को समाप्त करके अब काल के ऊपर आना चाहता हूँ। और काल इसी आकाश का ही, इसी ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। और ये काल जो जैन दर्शन में कहा गया वो भी बिगिनिंग लेस एंड एंडलेस है। जिस तरह से आकाश जो है उसका कोई प्रारंभ नहीं, इसका कोई अंत नहीं, तो इसी तरह से काल भी जो है वो बिगिनिंग लेस और एंडलेस है। और जैन दर्शन ही, जैन फिलॉसफी अकेली इस पूरे विश्व में ऐसी है जिसने काल को 2 भागों में विभाजित किया है। एक को कहा गया है निश्चय काल, और दूसरा जो है वो व्यवहारिक काल। तो जैन दर्शन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल के बारे में परिभाषा की गई है। निश्चय काल क्या है? तो निश्चय काल उन्होंने एब्सोल्यूट बिगिनिंग के लिए जोड़ा, जैसे कि धरती का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना, जिसको हम रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, तो उसका जो टाइम है बिगिनिंग होने का यानी स्टार्ट, तो वो तो जो है प्राकृतिक है, शुरू से ही ऐसा है, तो उसको कहा वो निश्चय काल है। जैसे सूर्य जो है उसका इस आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करना, या पूरी पृथ्वी जो है वो, या दूसरे जो ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, तो एब्सोल्यूट रियलिटीज़ जो हैं उनका स्टार्ट होने का जो टाइम है उसको कहा कि दैट इज़ डेफिनेट टाइम, निश्चय काल है। जबकि दूसरी ओर हम मनुष्य रोज़मर्रा में अपने प्रतिदिन के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, या हम अपना समय देखते हैं कि मुझे इतनी बजे ये काम करना है, तो ये व्यवहार में जो लाने वाले बातें हैं, तो उसके लिए जो टाइम देखा जाता है वो व्यवहारिक काल कहा जाता है। हम जो वास्तव में इस धरती पर सामाजिक जीवन में जो जी रहे हैं, तो उसमें जो उपयोग करते हैं वो व्यवहारिक काल ही है। अब बात ये हुई कि अगर ये टाइम इस तरह से चलता है तो टाइम को नापना कैसे, कैसे इसका मेजरमेंट करना? कोई न कोई तो आधार होगा कि यहाँ से ये सबसे सूक्ष्म समय है, टाइम है, और ये सबसे बड़ा समय है। व्हाट इज़ द स्केल? ये नापने की बात जो थी वो बहुत बड़ी थी। तो जैन दर्शन में शुरू से चला आ रहा है कि एक समय, समय यानी मिनिमम टाइम, ये संयोग की बात है कि हम टाइम को समय कहते हैं, लेकिन एक समय इकाई है जैन दर्शन में, और वो सबसे सूक्ष्म समय है। और ये कहा गया कि इससे छोटा कोई समय नहीं हो सकता, टाइम नहीं हो सकता। लेकिन उसकी क्वांटिफाइड कोई गणना करके नहीं निकाला गया है। उसके बाद उससे फिर बड़ा कोशिश की कि अवालिका, तो अवालिका जो है उसके लिए भी ये कहा कि जगन्य युक्त यानी असंख्यात जो है समय, समय यानी जो इकाई मैंने बताई कि, तो जगन्य युक्त जो असंख्यात जो हैं वो समय मिल करके एक अवालिका बनाते हैं। लेकिन वो कितने असंख्यात समय, कितने सारे, ये कोई क्वांटिफाइड नहीं, और उसको एक अवालिका कहा। लेकिन आगे इस 2 इकाइयों के आगे जो बात कही गई वो क्वांटिफाइड थी जैन दर्शन में। और ये जो समय बताया गया इस टेबल में जो मैंने दिखाया, और मैं अपने कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको, कि ये
4446 टू तो 2458/3773 अवालिका मिल करके एक प्राण बना दे। प्राण का अर्थ श्वास लेना। ये जो मैंने किया तो वो श्वास लेने का समय जो बहुत छोटा सा समय है, लेकिन वो इतनी अवालिकाएं मिल करके एक श्वास बना। उसके बाद फिर सारा क्वांटिफाइड है। फिर तो आगे जो जा कर के हमारे मुहूर्त जो 2 घड़ी मिल करके एक मुहूर्त बनाते हैं, और 2 घड़ी का मतलब 1 घड़ी 24 मिनट और एक मुहूर्त 48 मिनट्स 48 मिनट को जो है, यानी अर्थ ये हुआ कि 30 मुहूर्त मिल करके दिन और रात यानी एक दिन बनाते हैं, और जिसको हम 1440 मिनट भी कहते हैं। और जो दिन है 24 घंटे का एक दिन होता है, और फिर महीना बनता है, और फिर 12 महीने मिल करके एक वर्ष बनाते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह लग गया कि सूक्ष्म समय क्या है, ये नहीं पता लगा, और कई सारे शास्त्रों को ढूंढने पर अलग अलग बातें कही गई। उसमें कहा गया कि परमाणु जो है वो हम उसको कहेंगे जो आगे अविभाज्य नहीं, जो विभाजित नहीं है, वो अविभाज्य है। जो आगे जिसका विभाजन नहीं हो, ऐसा छोटा सूक्ष्म जो कण है वो अपने ही डायमीटर, अपने ही व्यास पे, अपनी साइज के दूरी को पार करने में जितना समय लगाए, वो समय उसको सबसे सूक्ष्म समय बता दिया। तो फिर प्रश्न उठा कि परमाणु तो अलग अलग जो तत्व हैं, जैसे जिंक है, पित्तल है, तांबा है, सोना है, चांदी है, तो वो तो सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो किसी ने ये भी सुझाया कि इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन तो सबका एक जैसा ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको, लेकिन फिर बाद में पता लगा इलेक्ट्रॉन भी विभाज्य है, इवन प्रोटॉन भी विभाज्य होता है। तो परमाणु काल को ही रखा कि ये हो सकता है, लेकिन उसी को यूनिट जो है क्वांटिफाइड नहीं हुई। परंतु आगे चल करके मैं बहुत ही आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि महेंद्र मुनि जी ने है जो बहुत बड़ा काम किया, उसकी गणित निकाल करके और एक समय को सेकंड के अंदर उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। लेकिन इसका वैलिडेशन करना ये बहुत मुश्किल था। और दूसरी ओर जो है वो हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, मैं और मेरे साथी प्रोफेसर अनुपम जैन ने एक मुहूर्त को हमने अवालिका में कन्वर्ट किया, और अवालिका से हमने जो है फिर उसको माइक्रो सेकेंड, तो एक जो है अवालिका वो 176 माइक्रो सेकेंड के बराबर होती है। 1 अवालिका इज इक्वल टू 176 माइक्रो सेकेंड्स। लेकिन अवालिका सबसे सूक्ष्म नहीं है। सबसे सूक्ष्म जो जैन दर्शन में है वो समय है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने बहुत विचार किया, और चूँकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और विज्ञान की दृष्टि से भी देखना ज़रूरी था कि वास्तव में यहाँ इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो हमने देखा कि 19वीं सदी के लगभग जो है अंत में जो था, उसके अंदर मैक्स प्लैंक करके एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ था। मैक्स प्लैंक ने आकाश और काल के लिए, स्पेस एंड टाइम के लिए एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने इसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो है क्या गति हो सकती है, तो उन्होंने 4 फोर्सेस जो हैं, 4 कांस्टेंट जो हैं, बल्कि जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, इस तरह से हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इत्यादि 4 कांस्टेंट को आधार मान करके उन्होंने बहुत बड़ी खोज की, जो कहा कि जो सूक्ष्म डिस्टेंस है उसको निकाला, सूक्ष्म मास को निकाला, और सूक्ष्म जो समय है उसको भी निकाला। और प्लांक के हिसाब से हमको फिर ये लगा कि इनको अप्लाई करें अगर हमारे जैन दर्शन में, तो ये बहुत बड़ा एक आधार बन सकता है। चूँकि हम लोगों ने पहले भी आचार्य श्री कनकनंदी जी के मार्गदर्शन में कैलकुलेशन किए थे, और जो स्मॉलेस्ट टाइम आ रहा था वो लगभग 10⁻42 से नीचे ही आ रहा था। तो यहाँ पर प्लांक का जो टाइम है, जिसको हम प्लैंक टाइम भी कहते हैं, तो वो 5.39 इंटू 10⁻44 आता है, और 10⁻44 सेकेंड, यानी बहुत बहुत सूक्ष्म समय, जिसको कल्पना नहीं कर सकते। इवन अभी प्रेजेंटली इतने हाई फाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं वगैरह,
और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भी देखे, लेकिन हम न तो साइज़ देख पाए न हम इतना टाइम मेजर कर पाए। हम टाइम जो मेजर करते हैं वो देखिए माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड इत्यादि तक जा रहे हैं, लेकिन उससे नीचे अभी मेजर करना मुश्किल है। और ये तो उससे बहुत 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 नीचे टाइम है, बहुत सूक्ष्म समय। शायद जो है हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक समय के बराबर हो सकता है, क्योंकि प्लांक ने कहा इससे सूक्ष्म समय इस ब्रह्मांड के अंदर पॉसिबल नहीं है जिसमें कोई गति हो सकती है, जिसमें परिवर्तन होता है वो इसमें हो सकता है। प्लांक ने ये सारा समय निकाला तो उसने पहले प्लांक लेंथ यानी डिस्टेंस जो है वो निकाला और कहा कि 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, जिसको अभी तक जो देखा माइक्रोस्कोप वगैरह से वो 10⁻24 तक ही है, और वो भी सेंटीमीटर के अंदर। तो यहाँ पर अभी नहीं है, तो ये सबसे प्लांक लेंथ महत्वपूर्ण है। प्लांक ने मास की बात कही कि जो ऊर्जा लेकर के परिवर्तन होता है वो मास कितना होगा। तो प्लांक ने जो मास बताया वो 2.17 इंटू 10⁻8 किलोग्राम, जिसको हम अगर माइक्रोग्राम्स वगैरह में कहें तो वो 21.7 माइक्रोग्राम के बराबर बनता है। अब हमने जो मॉडल कंजेक्चर किया वो ये कि आत्म प्रदेश, जो आकाश प्रदेश में असंख्यात आत्म प्रदेश आ सकते हैं, उसके अंदर समावेश हो सकता है, धर्म अधर्म द्रव्य भी उसमें आ सकता है, यानी फोर्सेस वगैरह हैं। तो आत्म प्रदेश जो है वो लगभग इसी मास का होना चाहिए और इस साइज का होना चाहिए, और उसकी मूवमेंट या उससे जो कर्म का बंध जो बात कही जाती है कि तेजी से जाता है, तो उसका जो टाइम है सबसे अल्पतम समय वो 10⁻⁴ सेकेंड के आसपास का होना चाहिए। ये बात हमने कही, और हमने कहा कि जो आत्मा जो है उसके अंदर 47 बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, 47, उसमें से 4 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, और उसका अगर मैट्रिक्स बनाए तो उस मैट्रिक्स के आधार पर अगर डिवाइड करें तो आत्म प्रदेश को अगर और छोटा सा मानना हो जो क्रियाशील होता है तो वो 1.36 माइक्रोग्राम ही आता है। और इसको अगर चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से न्यूरॉन से हम अगर कंपैरिजन करें तो लगभग इसके आसपास ही आता है। ये हमारी प्रथम गणना है, ये कोई फाइनल नहीं है, काम चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर और कार्य करने की सभी स्कॉलर्स को ज़रूरत है। मैं अब इससे बड़ा टाइम के ऊपर आता हूँ। अभी मैंने सूक्ष्म समय पे बात की, अब मैं नक्षत्र जो होते हैं उसमें समय गुजरने में कितना समय लगता है। तो आप देखिए कि सबसे बड़ा जैन दर्शन का जो योगदान है ब्रह्मांड के अंदर, वो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने शुरू से कही कि ये बिगिनिंग लेस है, एंड लेस है, इसका एक आकार फिक्स है, फाइनाइट है, दूसरा इनफाइनाइट है। लेकिन काल की दृष्टि से उन्होंने जो जैन दर्शन ने बात कही वो एक 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र और जोड़ा, और वो था अभिजीत नक्षत्र। उस तरह से 28 नक्षत्र की बात केवल जैन दर्शन में शुरुआत में कही गई। और ये अभिजीत नक्षत्र छोटा सा है, और छोटा का मतलब क्या हुआ कि हम नापते हैं उसकी एक्सटेंट कि चंद्रमा को इस छोर से उस नक्षत्र के और दूसरे छोर तक जाने में कितना मुहूर्त का समय लगेगा। तो वो सबसे छोटा है, और वो जो है जॉडियकल स्पान 9 मुहूर्त का है, यानी 48 मिनट में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही चंद्रमा उतनी देर में निकल जाते। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि क्या इतना समय इतना महत्वपूर्ण है कि वो अभिजीत को जोड़ना 27 नक्षत्र में 28वें? तो जैन दर्शन का कहना था कि हाँ, अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ने के बाद में ही जो समय बनता है चंद्रमा का 28 नक्षत्र को परिभ्रमण करने का, वो समय बनता है 819 27/67 मुहूर्त बनता है। और उसको मैं लेंथ डेज के अंदर गिनूँ, उसको मैं दिन के अंदर 48 मिनट से कंपेयर करूं तो 27.31 दिन बनते हैं। और जो विज्ञान ने भी कैलकुलेट करके कहा कि 27.31 दिन का जो पीरियड है लूनार मंथ जो है वो यही होता है। और जैन दर्शन ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कही कि 67 नक्षत्र मंथ जब हो जाते हैं, यानी चंद्रमा 67 बार नक्षत्रों की परिभ्रमण कर लेता है, तो वो जो समय होता है उसको एक युग कहा जाता है। और ये जो युग बना इस
नक्षत्र मंथ के हिसाब से, यानी 27.31 दिन का जो महीना है उसके हिसाब से, तो वो समय बनता है 5 ईयर्स का, 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का जो साइकिल है उसको एक युग कहा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और शायद मेरा को पता है कि किसी और ने शायद नहीं कहा होगा, लेकिन ये जो 67 महीनों का नक्षत्र मंथ जो टाइम है वो 5 साल का होता है और वो एक युग कहा जाता है। और जैन दर्शन में ये कहा गया कि ये 5 वर्ष का युग जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ रिलेटेड टू कॉस्मिक एंड अर्थ ऑर्डर, डायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू कॉस्मिक एंड अर्थ ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण थी कि अगर ऐसा है तो जितनी प्रकृति में घटनाएं हों तो उनको अपन इससे कंपैरिजन करके इसकी सत्यापित किया जा सकता है। पहला उदाहरण तो मैं चूँकि ग्वाटेमाला, पेरू और मैक्सिको गया था, मैंने माया सिविलाइजेशन के स्टडी की है, तो मुझे माया सिविलाइजेशन में भी इस 5 वर्ष के जो युग है इसका उल्लेख उसमें भी किया गया है। आप सभी को पता होगा कि माया सिविलाइजेशन लगभग हमारी श्रवण जो संस्कृति उसी का ही हिस्सा थे। तो इसको हमने देखने के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया। साथियों, हमने IIT गुवाहाटी जो है आसाम में, तो वहाँ के प्रोफेसर सुभाषिष दत्ता के साथ में मिलकर के हमने काम किया और हमने जो वहाँ से मानसरोवर से जो नदियाँ आती हैं, जैसे कि हमारी गंगा आती है, सतलज आती है, ऐसे ब्रह्मपुत्र भी उसी से आती है और ब्रह्मपुत्र प्राकृतिक पूरी एक नदी है। तो हमने उस पॉइंट पे जहाँ कोई प्रदूषण नहीं हुआ था वहाँ उस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर फ्लो को पिछले 100 सालों का डेटा एनालिसिस किया, उसका फ्लो का रिकॉर्ड मेजर किया हुआ था, उसका एनालिसिस किया और उसके फ्लो के एनालिसिस को मैंने यहाँ ऊपर का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सालों के हिसाब से बताया हुआ है। 2020 तक का हमने काम किया और उसका हमारे फिज़िक्स के अंदर एक मैथमेटिकल फिज़िक्स में एक टेक्निक होती है पावर स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करने की। तो हमने पावर स्पेक्ट्रम निकाला और पावर स्पेक्ट्रम का जो पीक है वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये 5 वर्ष पे आता है। ये प्रकृति का जो है बात मैंने बताई। तो इसी तरह से हमने फिर ये पानी में यानी हाइड्रोस्फीयर में यानी प्रकृति के अंदर मैंने कहा कि अर्थ एंड कॉस्मिक ऑर्डर का ये जो है रिलेटेड 5 साल का युग है तो होना चाहिए, ये हमारी संभावना थी, तो ये सत्यापित हो। इसी तरह से हमने नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सूरत में है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने जो निकाला वायुमंडल के अंदर और हम जो इलेक्ट्रॉन का टोटल करते हैं तो उनको नाप करके उसमें जो पीक निकाला उसका भी पावर स्पेक्ट्रम निकाला, वो भी 5 वर्ष का ही युग आता है, वहाँ पर भी 5 वर्ष में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये कि जैन दर्शन में उनके कैनोनिकल टेक्स्ट्स में जितनी बातें हमारी आगम में कही गई हैं, भले हो सकता है कुछ क्वांटिटेटिव ना हो, लेकिन जहाँ क्वांटिटेटिव बातें हैं तो वो सब विज्ञान को देखनी चाहिए, वो सत्य रूप से जो है सत्यापित हो रही हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जैन दर्शन में अभी जो कुछ कहा गया है विज्ञान केवल उसके एक फ्रैक्शन तक भी नहीं पहुंचा है। मैं आगे की और बड़े स्केल की बात करता हूँ। अभी तक मैंने आपको समय की बात कही, नक्षत्र समय की बातें कही, अब ब्रह्मांड में इससे भी बड़ा होता है। और मैंने आपसे कहा कि ये मध्यलोक जो है उसके अंदर जम्बू द्वीप है, दूसरे घातकी खंड है, पुष्कर, 8 खंड हैं। और हम यहाँ पर जो बात जहाँ एनिमल एंड ह्यूमन किंगडम की बात होती है तो वहाँ पर जो कालचक्र चलता है तो उसको हमने कालचक्र नाम दिया है, जो वास्तव में 2 भागों में विभाजित किया है, एक अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। एंड ईच वन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इयॉन, आरा कहते हैं, तो वो 6 भागों में विभाजित किया है। तो ये पहला जो होता है वो सुखमा है, फिर सुखमा है, फिर सुखमा है, फिर सुखमा दुखमा, इस तरह से करते करते लास्ट में दुखमा छठा भाग आता है। तो इनका आप देखें कि पहले बड़ा है, फिर छोटा होता गया, फिर छोटा हो गया, एज ए फंक्शन ऑफ उसमें ईयर्स टाइम का जो स्पान है वो छोटा होता गया। तो मैंने और प्रोफेसर अनुपम जैन ने हमने मिल करके इसके कैलकुलेशन की कि हम वर्तमान में जो ईयर्स हैं उसमें इसको कैसे टेबुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो जो समय है वो सागरोपमास के अंदर है। तो हमने पता लगाया पूरा स्टडी करके कि 10⁻10 सागरोपमास होते हैं, वो 4.2 ईयर्स के बराबर होते हैं। तो जो सबसे बड़ा पहला जो सुखमा है उसके साल अगर गिने तो वो 1,68,000 होते हैं। फिर जो है खाली सुखमा के हैं वो 1,20,000 होते हैं। इस तरह से करते करते लास्ट में दुखमा के और दुखमा के 21,000 साल बनते हैं। तो यानी वो डबल होता चला जाता है
और एक जो साइकिल है जैसे कि अवसर्पणिकाल, तो वो लगभग 4,62,000 वर्ष का होता है। और फिर उसी तरह से उत्सर्पणी है, वो भी 4,62,000 वर्ष का होता था। टोटल एक काल चक्र पूरा वो लगभग 9,24,000 वर्ष के आसपास होता है। तो कहने का कि ये जो 9,24,000 वर्ष की अगर हम स्टडी करें, अगर इसका अध्ययन हम वर्तमान में जो विज्ञान है उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं, तो उसके अंदर अगर अध्ययन करें तो हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें साबित होनी चाहिए कि जो अर्थ एंड कॉस्मिक ऑर्डर से हों। तो मनुष्य का जन्म जैसे है, हमारे तीर्थंकरों का जन्म है, भगवान राम का जन्म है, इत्यादि हम पहचान सकते। तो मेरे पास लगभग 10 लाख वर्ष का टेम्परेचर का और कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा है, और भी चीज़ों का डेटा है, लेकिन हमने उसकी स्टडी की। तो हमने इसको 5-5 लाख वर्ष में डिवाइड कर दिया। तो पहले के पिछले 5 लाख वर्ष और अभी आज से 5 लाख वर्ष। तो पहले वाले में जो पूर्व वाले थे, तो मैं साथियों आपसे विशेष करके कहना चाहता हूँ कि उस समय तापमान जो बढ़ा वो मात्र 0.4 डिग्री प्रति 1000 वर्ष में, यानी धीमी गति से बढ़ रहा था। और आपको सभी को पता है कि मनुष्य जो है, पंचेंद्रिय जीव जो है, वो मनुष्य वो अभी 40,000 वर्ष से 4 लाख वर्ष के अंदर ही उसकी प्रतिभा आई है। उससे पहले उसके पास दिमाग नहीं था। मनुष्य, यद्यपि मनुष्य जैसी आकृति का जीव जो है, लूसी के टाइम से कहा जाता है, वो तो 5 मिलियन ईयर्स से भी बात कही जाती है, लेकिन दिमाग नहीं था। और अभी के जो 5 लाख वर्ष यानी 4.5 लाख वर्ष लगभग हैं, उनके अंदर आप देखिए कि नीचे जो लिखा है टेम्परेचर जो है वो 2.5 गुना बढ़ करके, यानी लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 वर्ष है, जबकि नीचे जाने का डिसेंडिंग जो है वो तो लगभग आसपास ही है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य का दिमाग काम करने के लिए ऊष्मा होनी आवश्यक है। तो हमने फिर क्या किया कि ये जो बाद के 4.5 लाख वर्ष हैं उसका अध्ययन विशेष रूप से किया। ये डेटा अंटार्कटिका से वोस्टक जो जगह है वहाँ से लाए गए, जहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, तो वहाँ से लाए गए डेटा का अध्ययन है। इसके अंदर ये ऊपर ब्लू लाइन से जो दिखाया गया है वो टेम्परेचर का डेटा है, और नीचे जो ग्रीन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, और नीचे लाल है वो डस्ट जो उठती है उसका है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ। अगर आप ये ब्लू लाइन को देखें या ग्रीन लाइन को देखें, तो प्रत्येक 1 लाख वर्ष के पश्चात आपको इसमें टेम्परेचर में पीक दिखाई देगा, यानी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और या दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रत्येक 1 लाख वर्ष के पश्चात जो है वो नीचे चला जाता है, और वो इतनी अर्थ जो है पृथ्वी ठंडी हो जाती है कि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पृथ्वी पर लगभग जम जाती है, और उसको हम लोग साइंस के अंदर लार्ज ग्लेशियर मैक्सिमम कहते हैं। तो पिछला जो लार्ज ग्लेशियर मैक्सिमम है वो तो अभी 25,000 वर्ष पहले ही हुआ था। यानी आप और हम सभी लोग जो संतान हैं, जो औलाद हैं इस धरती की, तो हमारा जो उत्पत्ति हुई वो तो 25,000 वर्ष के बाद ही हुई है। और उससे पहले का जो पाषाण युग था और अभी नियोलिथिक पीरियड है, उसी के अंदर जो है बुद्धि ज़्यादा प्रखर बुद्धि आई और मनुष्य ज़्यादा विकास कर पाया। वो अभी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा उसके बाद ही कर पाया है। इसका अर्थ ये नहीं कि पिछले साइकिलों के अंदर टेम्परेचर बढ़ा नहीं था। हमने जो इस 4.5 लाख वर्ष का जो अध्ययन किया, तो उसके अंदर जैन दर्शन के जितने समय काल दिए हैं, इतिहास दिया हुआ है, भगवान ऋषभ देव के जन्म की स्थिति, और उनसे 10 पूर्व भव जहाँ महाबल का जन्म हुआ था, तो उसको इसमें कोशिश की है हमने कि कब हुआ होगा। उसके हिसाब से लगभग 1,40,000 वर्ष के आसपास भगवान ऋषभ देव का जन्म का हम लगभग अनुमान लगा पाए हैं, और महाबल का जो है वो लगभग 4 लाख वर्ष से पूर्व का समय है। इसके बीच में सब कुछ घटनाएं हैं। मैं जैन धर्म के इतिहास पे आज प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो घटनाएं हैं उनको हमने इसी क्लाइमेट साइकिल, जिसको मेलकोनोविच साइकिल भी बोलते हैं, और ये जैन दर्शन में काल चक्र जो मैंने आपको बताया, वो दोनों बराबर एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो भगवान राम का अगर जन्म की बात कहें, जो लगभग आज से 7-7,500 वर्ष पूर्व हुआ, तो वो उसी समय हुआ था और उसी रामायण के टाइम की बात है। और उसके आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तो उस समय टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा पीक आया था। और जब भी ऐसा हुआ है इन पूरे भगवान ऋषभ देव से लेके इस 1,40,000 वर्ष से अभी तक के अंदर,
तो उसमें हमारे 24 तीर्थंकर का जन्म हुआ है। मुनि सूरतनाथ भगवान का जन्म हुआ, राम के वो कंटेम्प्रेरी थे। नेमिनाथ भगवान है, वो कृष्ण के कंटेम्प्रेरी थे। तो मैंने इसमें एक चीज़ और दिखाने की कोशिश की है कि हमारा जैनों का जो अवसर्पणी काल जो है वो ये वाला पीरियड है, इस यानी अभी के 4.5 लाख वर्ष। अब जो शुरू होगा वो वापस उत्सर्पणी काल इसके बाद में होगा। लोग ये सब देख करके मुझसे कई बार प्रश्न भी करते हैं कि डॉक्टर जैन, अब इस तरह से अगर टेम्परेचर से देखा जाए तो भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य क्या है इस धरती का, क्योंकि अब तो हम धीरे धीरे पंचम काल में यानी 5वें आरा में गुजर रहे हैं जो दुखमा का है, और छठा तो दुखमा का होगा। तो वहाँ क्या स्थिति होगी? क्या जैन दर्शन में जो कहा गया वो आने वाली स्थिति है? तो वास्तव में हकीकत में देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थिति ही बन रही है। और मैं अब क्योंकि अंतिम अपने पड़ाव पर हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसमें विशेष करके 4000 वर्ष का जो है टेम्परेचर का डेटा ग्रीनलैंड का, जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कंटामिनेशन नहीं, उसका डेटा ये ब्लू लाइन से दिखाया है। और ग्रीन लाइन से उस पर मेरे स्टूडेंट्स ने जो है सिमुलेशन करके फिट करने की कोशिश की है। इसमें आप देखें कि ये पोस्ट इंडस जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो विनाश हुआ, तो उसके बाद टेम्परेचर जब कम आया था क्योंकि बहुत बड़ा अर्थक्वेक और वॉल्केनोस हुए थे, और उसके बाद वापस जो है मियामी पीरियड शुरू हुआ था, वार्म पीरियड। तो बीच बीच में कई बार जो है टेम्परेचर बढ़ा और वापस टेम्परेचर कम हुआ है। लेकिन मैं आप सबका ध्यान साथियों इस 4000 साल के टेम्परेचर के ऊपर ओवरऑल दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर तो पीक है, और धीरे 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 बीच बीच में यद्यपि छोटे छोटे पीक आए, लेकिन टेम्परेचर गिरता जा रहा है, और अब तक 2.5-3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर नीचे आ चुका है। ये बहुत बड़ी एक दुखद स्थिति है। और यही जो है वो हमारा अभी जो है पंचम आरा यानी पंचम काल का समय है। भगवान महावीर का समय मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पर और उसके बाद कलिंग का युद्ध। तो पृथ्वी पर ये देखा गया जब जब युद्ध बड़े बड़े युद्ध हुए तो उसके बाद टेम्परेचर डाउन ही हुआ है। फिर जब थोड़ी शांति हुई तो कुछ बढ़ा, लेकिन कभी भी वापस उस मैक्सिमम तक नहीं पहुँचा है। और अभी जो सिमुलेशन और उस टेक्निक से देखा, और दूसरा हमने सूर्य के अंदर जो गतिविधि हो रही है, जो अब 200-400 वर्ष के जो साइकिल हैं, उन सबको देख करके हमको ये लग रहा है कि अब 5वां आरा जो चल रहा है, तो उस 5वें आरा के अंदर अगले कई वर्षों तक जो है वो टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। इसका अर्थ ये कि धीरे धीरे धरती पर जो है जो कई सारे विस्फोट होने की स्थितियां हो सकती हैं, पैंडेमिक होने की स्थिति हो सकती है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट ने मिल कर के एक हम लोगों ने प्रिलिमिनरी प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए एक विश्लेषण किया और एक कंपैरिजन किया 20वीं सदी में क्या घटनाएं हुई थी और 21वीं सदी के केवल जो है 20 साल बीते हैं। अब तो हालांकि 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की थी तो वो 20 साल को गिन करके की थी। तो आप देखें कि वॉल्केनोस जो 100 सालों में 20वीं सदी के यानी 100 सालों के अंदर जो है वो 68 ही हुए थे, जबकि अभी वॉल्केनोस मात्र 20 साल के अंदर 21वीं सदी के 30 तो हो चुके हैं और 200 के होने की संभावना और है। ये हमने यानी अगले बचे हुए 80 सालों में वो 200 और हो सकते हैं। उस समय 100 साल में 1 लाख लोग मरे थे, इतनी कैलेमिटीज़ हुई थी। अभी तो 15 लाख तो ऑलरेडी मर चुके हैं। इसी तरह से आप अर्थक्वेक देखें तो 25-20वीं सदी में टोटल 100 साल में हुए थे। यहाँ अर्थक्वेक 20 साल में 15 हो चुके हैं और अभी लगभग 86 या 80 से ऊपर और होने की संभावना और 1 करोड़ लोग के मरने की संभावना। इस तरह से आप सुनामी देखिए 33 हुई थी पूरे 100 वर्ष में, यहाँ तो 90 तो ऑलरेडी 20 साल में ही आ चुकी है और 200 से ऊपर और होने की संभावना है। कई सारी बाढ़ आई, अकाल जो ग्रस्त चीज़ें हुई। मैं थोड़ा आपको पेंडेमिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि 20वीं सदी के अंदर 100 सालों में मिला करके 100 साल में केवल 39 जो है पेंडेमिक आए, जबकि इस 21वीं सदी के अंदर केवल 20 साल में ही ऑलरेडी 70 छोटे बड़े पेंडेमिक आ गए, जिसमें ये कोरोना, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, स्वाइन फ्लू आया, चिकनगुनिया आया, इस 20 साल के अंदर अंदर बहुत सारे आए, लेकिन कोरोना आया और कोरोना लगभग कितने ही लाखों लोगों को निगल करके चला गया। तो ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है और कोरोना अभी कुछ भी नहीं है, इससे भी शायद बड़े बड़े पेंडेमिक आने की संभावना है। और जो
विश्लेषण तो कह रहा है कि इस 21वीं सदी के अगले 80 सालों में 300 से अधिक और पेंडेमिक आने की संभावना। ये हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इस हकीकत का सामना कैसे कर सकते हैं? हम बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं जिनके पास टैलेंट है, दिमाग है हमारे पास, तो हमें इसको जो है स्थिति को संभालना है, हमें इससे पूरा मजबूती के साथ सामना करना है। लेकिन सामना वर्तमान में की जो विश्व की स्थिति है उससे सामना करेंगे या हम कुछ और अपनाएंगे फिलॉसफी। तो साथियों, मैं आप सभी के साथ में ये कहना चाहता हूँ, मेरा कंक्लूजन ही यही है कि अगर हमें आगे मनुष्य को, इस मानव सभ्यता को, इस जीव की सभ्यता को आगे लेके जाना है, तो भले 21वीं सदी में लोग अपनी घमंड में, अपने अभिमान में रहें, लेकिन 22वीं सदी के अंदर तो कम से कम इनको जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी को एडप्ट करना ही पड़ेगा। 22वीं सदी जो होगी वो जैन दर्शन की सदी होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, उनको मानना ही पड़ेगा। मेरे इस पूरे आज के प्रस्तुतिकरण पे आपको कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो साथियों आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ। जय जिनेंद्र। और एक बार पुनः इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी को मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। मैं डॉक्टर कुमारपाल भाई देसाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। જૈન ધર્મને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી તપાસવાની વાત આજે એમણે એમના વ્યાખ્યાનમાં આપણને કરી આપી. એક સરસ વિષય પર તેમણે દૃષ્ટિપાત કર્યો અને આપણને પણ કરાવ્યો. એટલે જૈન ધર્મ અને વિજ્ઞાન, સાયન્સ કેટલું બધું જોડાજોડ છે એ એમના વ્યાખ્યાનમાંથી આપણને જાણવા મળ્યું. આવા વૈજ્ઞાનિક અને જૈન ધર્મના ઊંડા અભ્યાસી એમણે એક સરસ વ્યાખ્યાન આપ્યું. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજી વતી ડૉક્ટર રાજમલ જૈનના અમે આભારી છીએ.